आप सभी लोगों का हमारे आज के नए लेक्चर में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास से आगे बात करेंगे। पिछले क्लास में ऑब्जर्वेशन चैप्टर शुरू हुआ, उसके बाद डिस्कशन में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। ऑब्जर्वेशन के स्वरूप को जाना, उसकी विशेषताओं को जाना एज ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इसके टाइप्स की, इसके डिवीजन की। पहले भी मैंने बताया कि इसका डिवीजन को लेकर के कुछ मनोवैज्ञानिकों में, कुछ बुक्स में एक मतता नहीं है। कुछ कई लोग अपने अपने हिसाब से कुछ अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने समझने के सहूलियत से, चीज़ों को ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने के उद्देश्य से एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करें, इसके लिए हम लोगों ने दो आधारों पर इसका वर्गीकरण किया था। पहला आधार था कि शोधकर्ता, रिसर्चर अपने डेटा कलेक्शन के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन की जाने वाली परिस्थिति के ऊपर कितना नियंत्रण स्थापित करता है। अगर वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को करता है तो उसको हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड या नेचुरलिस्टिक कई बार। और जब वो अपने ढंग से परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको कंट्रोल्ड कहते हैं। अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड में परिस्थितियों के नियंत्रण के अलावा एक और भेद भी था। वो ये कि अनकंट्रोल्ड में रिसर्चर को, हमारे शोधकर्ता को, हमारे ऑब्जर्वर को पूरी छूट होती है कि वो किस तरीके से घटनाओं का ऑब्जर्वेशन करे, कैसे उनको नोट डाउन करे, किन पक्षों पे ज़्यादा फोकस करे, किन पक्षों को ज़्यादा मैग्नीफाई करे। अनकंट्रोल्ड में ये सारी स्वतंत्रताएं रिसर्चर को प्रदान होती हैं, लेकिन कंट्रोल्ड वाला जो वेरिएंट है उसमें पहले से सारी चीज़ें निश्चित अमूमन सामान्य तौर पर की जाती हैं कि डेटा कलेक्शन, पूरे जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है घटनाओं को, उसके किस हिस्से का होगा, किस पर फोकस ज़्यादा होगा, डेटा कलेक्शन को नोट डाउन कैसे किया जाएगा, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं पहले से इस पर चर्चा और निर्धारण इसका किया जाता है। इन दोनों ही की कुछ विशेषताएं, कुछ कमियां भी थी। जब इन जनरल बहुत विस्तार में एक्सप्लोरेटरी स्टडी करना होता है तो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को हम लोग की तरफ जाते हैं। जब स्पेसिफिक किसी खास एरिया पे टाइम बाउंड, समय का बंधन होता है, उस दौरान चीज़ों से सूचना प्राप्त करने, तो हम लोग कंट्रोल में जाते हैं। ये सारी चर्चा हम लोगों ने की थी। कुछ कमियां भी हैं इसकी, जिसकी बात की गई थी। अब जो दूसरा आधार है वर्गीकरण का, उसको लेते हैं। वैसे हम ये स्पष्ट करेंगे कि ये जो वर्गीकरण है, ये कुछ बुक्स इसको फॉलो करती हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा वर्गीकरण नहीं भी है, लेकिन चूंकि पूरे प्रक्रिया को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में अगर ऐसे दो स्तरों पर वर्गीकरण करके समझा जाए तो सहूलियत होती है, इसलिए हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि जो वर्गीकरण है बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक प्रकार है वो बिल्कुल दूसरे प्रकार से, जो दूसरे आधार पे वर्गीकरण हो, उससे स्वतंत्र है। कुछ कुछ चीज़ें ओवरलैप भी, कुछ कुछ विशेषताएं एक दूसरे में मिलती जुलती भी होती हैं, हो सकती हैं। आप जब आगे पूरा विश्लेषण कीजिएगा इसको तब समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पढ़ने की सुविधा से, चीज़ों को समझने के ढंग से, ये पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट के स्तर पे वर्गीकरण को हम लोग मान के चलते हैं। और ये वर्गीकरण का आधार क्या है कि हमारा जो शोध करता है, रिसर्चर जो है, वो क्या भूमिका निभा रहा है ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया के दौरान। क्या वह उस ग्रुप का अंग है जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, या वह उस ग्रुप से बाहर होकर के किसी घटना का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस दोनों के डिटेल में जाएंगे। चलो मानते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि पटना के एक खास क्षेत्र के लोगों का
किसी खास राजनीतिक दल के प्रति क्या रुझान है, क्या विचार है, क्या मनोवृत्ति है, क्या वो सोचते हैं, कैसी उनकी धारणा है। इसको जानने के लिए अगर ऑब्जर्वेशन को डेटा कलेक्शन की विधि बनाई जाए तो वो जो व्यक्ति है वो दो तरीके से उस समूह का, उस सैंपल का डेटा कलेक्ट कर सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि वो दूर खड़ा होकर के जिस समूह का डेटा कलेक्शन करना है उस समूह से अलग हट करके अपने कॉपी पेन, अपने कंटेंट को नोट करने की जो भी प्रक्रिया है उसके साथ खड़ा रहे और विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन करके कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे कि अमुक समूह किसी खास राजनीतिक दल के प्रति क्या रुझान व्यक्त करता है। अब व्यवहारों में जैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि वो जनरली किस नेता की ज्यादा चर्चा करते हैं अच्छे संदर्भों में, उनके घर किसी खास पार्टी का झंडा या किसी खास पार्टी के कार्यकर्ता अगर आते हैं तो उससे पता चलता है कि उनका रुझान किस तरफ है। वो जो खास हमारी पार्टियां हैं उनकी नीतियों को लेकर के कैसी सोच रखते हैं, कैसा उनके प्रति रुझान है, या जो अपना नेता या जिस पार्टी को वो ज्यादा तरजीह देते हैं उसको लेकर के जो उन्होंने गाइडलाइन दी हैं या जो उनका नीति है उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने क्रियाकलापों में कितना हद तक उतारते हैं। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो खुद ही उस ग्रुप का मेंबर बन जाए। से फॉर एग्जांपल वो बाजार में 50 लोगों का अध्ययन करना चाहता है तो उन 50 लोगों के बीच में एक व्यक्ति की तरह शामिल हो जाए उन्हीं के जैसा। फिर बातचीत के क्रम में, उठने बैठने के क्रम में, उनकी गतिविधियों में जो बाकी लोग कर रहे हैं हाथ बटाते हुए वो मिलजुल करके, हिलते मिलते हुए उस समूह से सूचनाओं को प्राप्त करे और फिर उसको अपने हिसाब से उसका कोडिंग करे, उसका एनालिसिस करे। जो दूसरा स्तर है जिसमें कि वो ग्रुप का एक हिस्सा हो जाता है, उसमें उस व्यक्ति को ये सहूलियत होती है कि वो अपने हिसाब से कई बार कुछ प्रश्नों को रखकर या अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला करके परिस्थितियों को ऐसा बनाए कि उसको जो डेटा चाहिए, उसको जो माहौल चाहिए वो मिल सके और वो ऑब्जर्वेशन जो उसका उद्देश्य है, जो शोध के लिए, उसको पूरा कर सके। तो इन दोनों दोनों जो उदाहरण हैं इसके द्वारा मोटे तौर पे हम लोग पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को समझ सके हैं। अब थोड़ा सा एक एक करके इन दोनों को जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहभागी प्रेक्षण। ये प्रेक्षण का वो प्रकारांतर है, वो सब टाइप है जिसमें प्रेक्षणकर्ता उस समूह का, उस सैंपल का जिससे उसको डेटा कलेक्ट करना है, जिसका उसको अध्ययन करना है, उसका एक हिस्सा, उसका एक अंग बनकर उनके सारी गतिविधियों में, उनके व्यवहार के जो पैटर्न है उसमें शामिल हो जाता है, उसका एक अंग बन जाता है, उस सैंपल का एक पार्ट बन जाता है। भरसक अपने आप को जितना ज्यादा हो सके उसमें मिक्स करने की कोशिश करता है और उस सैंपल का हिस्सा बने हुए, उस समूह का हिस्सा बने हुए, उनके अनुसार ही जिंदगी, उनके अनुसार ही माहौल में रहते हुए फिर वो अपने शोध के हिसाब से वांछित सूचनाओं को प्राप्त करता है। इस तरह का जो शोध है वो जब आपको बहुत विस्तृत, व्यापक, एक्सप्लोरेटरी नेचर की सूचनाएं चाहिए होती हैं किसी खास सैंपल से, किसी खास समूह से, उसमें ये इस तरह का जो शोध है वो ज्यादा उपयुक्त होता है। क्योंकि इस तरह के शोध में व्यक्ति को, शोधकर्ता को ये पूरी छूट होती है कि वो अपने हिसाब से व्यवहार के सभी पक्षों का, क्योंकि वो समूह का ही हिस्सा है तो उठते बैठते हर एक गतिविधि का वो अवलोकन कर रहा है, उनके बीच में अवलोकन कर सके, उसको जान सके, उसका एनालिसिस कर सके, उसको समझ सके। तो जब सब्जेक्ट मैटर कुछ ऐसा होता है कि जिसमें एक्सप्लोरेटरी, कुछ गहन और कुछ व्यापक एक्सप्लोरेशन करना हो, जानना हो, तो ये तरीका
कई बार उपयुक्त पाया जाता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी लिया। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और मेरे दिमाग में आ रहा है आपसे बात करने के दौरान। अभी रामायण सीरियल हमारे टीवी पे चल रहा था 5 दिन 7 दिन पहले तक। रामायण के बाद उत्तर रामायण चला। 7,70,00,000 की व्यूअरशिप के साथ दुनिया के तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत बड़े अंतर से, जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे शोज हैं, बिग बैंग हो या और दूसरे, बहुत पीछे हैं, उसके कई गुना पीछे। तो उस शो को मैं समझता हूँ अमूमन लोगों ने देखा है। एक उसका दृष्टांत हमको याद आ रहा है उत्तर रामायण से कि सीता जी और श्री राम का राज्याभिषेक हो गया है, दोनों सुखपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन राम जी को कुछ गुप्तचर आके सूचना देते हैं कि सीता जी को लेके जनता के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, उनके रावण के साथ लंका में प्रवास को लेकर के, जो कि बहुत शालीन नहीं है, बहुत स्तरीय नहीं है। राम जी जो मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, इसको बहुत संजीदगी से लेते हैं, बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और वो खुद गुप्तचरों के साथ जा करके जनता के बीच में जानना चाहते हैं कि वो दृश्य आपको याद आ रहा होगा, मैं उसी दृश्य को रिकॉल कराना चाहता हूँ। अगर उस दृश्य से आप एसोसिएट कर पाए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो फिर परीक्षा हो या कभी भी हो, आप इस कॉन्सेप्ट को भूलिएगा नहीं। तो राम जी तय करते हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे। गुप्तचर चूंकि डरता है महाराज को रिपोर्ट करने में वैसी बातें जो बहुत सहज नहीं हैं, जो तकलीफ दे लगे महाराज को, इसलिए वो निश्चित करते हैं कि खुद जाएंगे। तो गुप्तचर भी रहता है और खुद भी रहते हैं। और एक दृश्य है जिसमें एक चौपाल है गांव की सॉरी जिसमें सभी लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं गांव के। तो जो गुप्तचर है वो उनके बीच में एक शहरी की तरह शामिल हो जाता है, और राम जी पेड़ की ओट के पीछे से इस सारे नजारे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो दृश्य उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जितनी रामायण देखी होगी ये याद आ रहा होगा, बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत मार्मिक दृश्य भी था। उस ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में वो जो गुप्तचर है, वो सामान्य जो बातचीत शाम में लोग तरह तरह की गप्पे करते हैं, उस बातचीत को जानबूझ करके डेलिबरेटली, जो कि वो ग्रुप का सदस्य, मोड़ता है सीता जी की तरफ, और सीता जी से संबंधित विभिन्न प्रकार के घटनाओं का जिक्र करके समसामयिक जो मापदंड हैं उससे उनकी तुलना करके प्रोवोक करता है, स्टिमुलेट करता है उस ग्रुप को कि वो अपनी धारणा को व्यक्त करें सीता जी के प्रति। तो ये जो गुप्तचर जो ये व्यवहार कर रहा है, ये जो प्रक्रिया अपना रहा है, ये है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वो पार्टिसिपेट हो गया, सहभागी हो गया, ऑब्जर्व भी, और साथ ही साथ ऑब्जर्व कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। जहां पे शोध का विषय है, अगर हम लोग अपने शोध समस्या के हिसाब समझें कि आम जनता का सीता जी के प्रति जो उनका लंका में प्रवास हुआ, उसको लेकर के, प्रवास नहीं कहें, जो अपहरण वाली घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, उसको लेकर के क्या धारणा है, क्या मनोभाव है। वहीं ये सारा जो दृष्टांत है, सारी जो घटना है, उसको राम जी भी पेड़ के पीछे से छुप करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो भी सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो राम जी जो इसी घटना को देख रहे हैं एक प्रेक्षणकर्ता के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, तो उनकी जो प्रणाली है वो हो गई नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की, या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की वो प्रक्रिया है। तो इस दृष्टांत से, इस एग्जाम्पल से काफी आप लोग समझ पाइएगा कि पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट में क्या मूलतः अंतर होता है। कई बार एक दो चीज आती है कि क्या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आइडेंटिटी जो है ऑब्जर्वर की वो छिपी रहती है, या वो ऑब्जर्वर, वो जो जन समूह वो जानता है कि उनके बीच ऑब्जर्वेशन करने वाला कोई है,
इसी तरह से नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी क्या आइडेंटिटी छिपी रहती है या लोग जानते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ये दोनों तरह का है, कई बार छिपा भी हो सकता है दोनों ही में, कई बार ओपन भी हो सकता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी वैसी स्थितियों में हो सकता है जब प्रेक्षणकर्ता की आइडेंटिटी समूह को पता हो, कई बार नहीं भी पता हो। दोनों के अपने लाभ और नुकसान हैं। उसी तरह से नॉन पार्टिसिपेंट में भी समूह का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ये समूह को कई बार पता भी होता है, कुछ स्थितियों में नहीं भी पता होता है। दोनों के अपने लाभ और हानियां हैं। तो मूल रूप से यही दोनों पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट का स्वरूप होता है कि प्रेक्षणकर्ता की क्या भूमिका है प्रेक्षण प्रक्रिया को जानने के लिए। क्या वो उसका हिस्सा है समूह का, या समूह का हिस्सा नहीं है जिसका प्रेक्षण किया जा रहा है। अब एक एक करके थोड़ा इनके रिलेटिव कंपैरिजन को, रिलेटिव मेरिट और लिमिटेशंस को समझेंगे, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट दोनों का। तो हम लोग को चीजें और क्लियर होंगी और ये हमारे सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसकी हम लोग चर्चा करें। तो आप देखो एग्जाम्पल में ही वो सारी विशेषताएं निकल करके आ गई, इसकी हम लोग समझ बना सकते हैं अगर आपने ठीक से कोरिलेट किया होगा मेरे एग्जाम्पल को। तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में प्रेक्षणकर्ता को बहुत व्यापक मंच प्राप्त होता है अपने काम की सूचनाओं को निकालने के लिए। चूंकि वो समूह का बिल्कुल हिस्सा है, इसलिए एक घटना को बहुत करीब से और बहुत डिटेल से जान सकता है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, बाहर से आप कुछ अंदाज लगाते हैं ऐसा हो रहा है वैसा, और आप एक टीम का हिस्सा होकर खेलें तो आपकी उसकी बारीकी को, उसके पक्षों को ऑब्वियस है बहुत गहराई से समझ सकते हैं। वैसे सारे पक्ष जिनको आप बाहर से नहीं जान सकते जब तक आप उस समूह का हिस्सा नहीं हैं, उन सारे पक्षों को बहुत गहराई से, अलग अलग डोमेन्स जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, कई बार जब आप किसी चीज के बाहर होते हैं और बाहर से देखते हैं, उसको भी आप जान सकते हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत वाइड स्पेक्ट्रम, व्यापक प्रक्षेत्र हो जाता है सूचना प्राप्ति का जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वर हर एक एंगल से बहुत ढंग से सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, दूसरी जो विशेषता है वो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की कि कई बार वो परिस्थितियों को जिसका वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है समूह का, अपने हिसाब से मोल्ड करके, कुछ स्टिमुलेट करके, कुछ ऐसा उत्तेजना पैदा करके ऐसा बना सकता है कि उसको डिजायर्ड, वांछित सूचना प्राप्त हो सके। जैसे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया जिसमें जो गुप्तचर है वो जनसमूह का सदस्य बन के चला जाता है, शाम का समय है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परिवार की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, धारणाओं की, संस्कृति की, धर्म की, लेकिन वो व्यक्ति जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जानबूझ करके उस सारे डिस्कशन को ऐसा मोड़ता है, और वो कैपेबल है मोड़ने के लिए, क्योंकि वो भी ग्रुप का हिस्सा है, वो भी बातचीत कर रहा है, वो भी उस सारे डिस्कशन में शामिल हो रहा है कि जो वांछित उसका सूचना प्रक्षेत्र है उस पर चर्चा हो सके, मतलब सीता जी के रिलेटेड चर्चा हो सके। तो ये एक और विशेषता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, जो कि हम लोगों को नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में इस तरह की खासियत नहीं मिलती है। पर सबसे मुख्य विशेषता है कि जो रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ जाता है, सूचनाओं की विश्लेषण करने के लिए बहुत गहराई से आपको मौका होता है। आप उन सारे घटनाओं का, उन सारे वो जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं उसमें कुछ क्षेत्रों का जिसके बारे में आपको अनुमान नहीं था कि वो रिलेवेंट हो सकती हैं आपके शोध के हिसाब से, उससे संबंधित सूचनाओं को भी आप प्राप्त कर पाते हैं और आप बहुत एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने सब्जेक्ट को, अपने रिसर्च टॉपिक के संबंधित जो भी सूचना है उसका काफी ब्रॉड रेंज आपको प्राप्त होता है। लेकिन
ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज का दो पक्ष होता है। अगर कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ कमियां भी होंगी, जिसके कारण कई मौकों पर ये फिट नहीं बैठता है। तो दो तीन जो मुख्य मेरिट्स हैं, कमियां जो हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक कमी इन जनरल हमारे प्रेक्षण प्रविधि में ये है कि इस प्रविधि में प्रेक्षण करना और रिकॉर्ड करना दोनों काम साइमल्टेनियसली एक साथ करना पड़ता है, और ये अपने आप में प्रेक्षण विधि की एक कमी है, क्योंकि आपको एक ही समय में घटनाओं को देखना भी है, वो कैसे घटित हो रहे हैं, साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड करना हो रहा है। इससे कई बार मुश्किलात आती है और आपका फोकस भंग हो जाता है। आप जिस घटना का प्रेक्षण कर रहे हैं और रिकॉर्ड करने के कारण सामने वाला व्यक्ति के व्यवहार में भी परिमार्जन आ जाता है। तो ये जो कमी है, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ज्यादा है। ज्यादा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उस ग्रुप का हिस्सा है और ग्रुप के नॉर्म्स के हिसाब से उसको व्यवहार करना होता है। जैसा ग्रुप उस समय किसी खास परिस्थिति में, खास माहौल में व्यवहार कर रहा है, वैसा ही व्यवहार करना होता है। तो वैसे व्यवहार, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ही शाम के समय में जो हमारा गुप्तचर है वो लोगों से बातचीत कर रहा है, वैसे व्यवहार करते समय वो गुप्तचर साथ में एक कॉपी पेन लेके सारी घटनाओं का नोट डाउन करे, चर्चाओं को नोट डाउन करे, उनकी कोडिंग करे। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये असहज काम है, और इससे जो घटना घटित हो रही है, जो व्यवहार जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, उसके स्वरूप में भी कई बार बदलाव हो जाएगा। अगर आप कॉपी पेन लेके लोगों से बात कर रहे हैं, उसको नोट करते जाएं, कुछ लाल पीला निशान लगाते जाएं अपने कॉपी में, तो स्वाभाविक सी बात है सामने वाला जो व्यक्ति है वो असहज हो जाएगा, और हो सकता है वो आपसे उतनी आत्मीयता से खुल के बात नहीं करे जितना वो एक सामान्य परिस्थिति में करता। तो रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन दोनों साथ साथ करना यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि पार्टिसिपेंट को रोल प्ले करना होता है, ग्रुप के सदस्य का भी, जिसको करते हुए रिकॉर्ड कर पाना घटनाओं को मुश्किल हो जाता है। अरे बड़ा लंबा हो गया लेक्चर। खैर, दूसरी जो कमी है वो ये कि कई बार ये देखा गया है कि जब वो हमारा रिसर्चर है वो ग्रुप का हिस्सा बनता है, तो हिस्सा बनने के दौरान वो इमोशनली और सोशली इन्वॉल्व हो जाता है ग्रुप की गतिविधियों में, ग्रुप के मनोवृत्तियों में, ग्रुप के पूर्वाग्रहों में। इमोशनली इन्वॉल्व होने के कारण जो उसका उद्देश्य है तटस्थ होकर के घटनाओं का विश्लेषण करना, परीक्षण करना, वो लॉस्ट होने लगता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई व्यक्ति किसी शादी समारोह में गया, शादी के रीति रिवाज का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। अगर वो वहां जा करके बहुत गहरे मित्र बना लिया, बहुत गहराई से किसी व्यक्ति के साथ इमोशनली जुड़ गया, तो फिर उसका जो मूल उद्देश्य है प्रेक्षण करना घटनाओं का, वो पीछे रह जाएगा। वो और समूह के सदस्य की तरह व्यवहार करने लगेगा। हो सकता है बारात के साथ नाचने लगे, और इसी तरह से किसी मरनी वाली घटना का, मरण के व्यवहार का वो अध्ययन कर रहा है, तो समूह के साथ रोने लगे। तो समूह के जो सामवेगिक स्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसका वो पार्ट बनने की बहुत इसमें गुंजाइश होती है, संभावना होती है, और ऐसा हो जाने पे पर्पस लॉस्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तीसरा है, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इसमें सूचना तो बहुत व्यापक प्राप्त होती है, बड़ी गहराई से प्राप्त होती है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। किस तरह से? कि ये काफी समय लगता है इसमें। आप खुद ही अनुमान करो। आपको समूह का हिस्सा बनना है, उसके व्यवहारों को जानना है, उसके साथ रहना है, कई कई दिन तक रहना है, और इसके लिए साथ ही साथ आप जिस वांछित घटना या क्रिया का अवलोकन करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको काफी इंतजार भी करना पड़ सकता है कई बार। और साथ ही साथ इसके लिए हमारा जो शोधकर्ता है उसको बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता भी है। आप ऐसे धारणा करो कि आपको भेज दिया जाए कि जाओ अफ्रीका के ट्राइब्स के बीच में जा करके उनके बीच रह करके अध्ययन करो, तो क्या आप समझ रहे हैं इतना सरल काम है? इसके लिए बहुत विशेष ट्रेनिंग, उसके रहन सहन परिस्थितियों को जानना, उसके साथ एकोमोडेट कर पाने की क्षमता विकसित कर पाना, ये सारी चीजें आप करेंगे तभी जा करके उसका हिस्सा बन पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, कम्बरसम है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए, साथ ही साथ विशेष ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, एक और कमी जिसकी चर्चा की जाती है
वो ये है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अगर लोगों को पता हो, जिस समूह का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है व्यक्ति, हम लोग के बीच में एक ऐसा व्यक्ति उपलब्ध है जो हमारा ऑब्जर्वेशन करने के उद्देश्य से ही हमारे बीच में आया है, तो ऐसे समय में जो व्यवहार है समूह का, जो वास्तविक व्यवहार होना चाहिए, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो बदल जाएगा। खासकर वैसा व्यवहार जो कि सामाजिक रूप से अमान्य हो। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाने कि किसी समूह के महिलाओं के प्रति क्या सोच है, इस व्यवहार का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षणकर्ता उनके बीच जाता है और लोगों को पता हो कि परीक्षणकर्ता महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार का परीक्षण करने के लिए गया है, तो सामाजिक रूप से मान्य है कि महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। तो अगर ये चीज पता चल रहा है लोगों को कि हमारा परीक्षण हो रहा है, तो नेचुरल व्यवहार ना करके वो लोग बनावटी ऐसा व्यवहार करेंगे कि सामाजिक रूप से मान्य मानकों के अनुसार वो फिट बैठे और उनका जो वास्तविक व्यवहार है वो छुप जाए। वो घर में जाके पत्नी के साथ मारपीट, राह चलते छीटाकशी करने की उनकी आदत हो, लेकिन जब कोई उनके बीच उनका निरीक्षण कर रहा है तो वो शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। जैसे क्लास में आप लोग कितना भी हल्ला करें, लेकिन जब टीचर आ जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि सब संस्कार के अवतारी बच्चे बैठे हैं, और उसके पहले ऐसा हल्ला हो सकता है, ऐसा व्यवहार आपका स्वाभाविक व्यवहार हो सकता है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये एक कमी भी है जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो बिल्कुल समूह का हिस्सा हो जाता है, और आपके बीच में कोई व्यक्ति बैठा है और आपके व्यवहार को भी देख रहा है। ये कई बार व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे शोध का जो हमारा उद्देश्य है वो भ्रमित होता है। वैसे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी अगर ये चीज हो तो वहां भी दिक्कत है, लेकिन पार्टिसिपेंट में ज्यादा है। अब थोड़ा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की कुछ विशेषताओं पे पहले हम लोग बात करें, तो विशेषताएं मोटे तौर पे जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की कमियां हैं उनकी परिपूर्ति यहाँ पे हो जाती है। सबसे पहली जो विशेषता है वो ये कि जैसा कि हमने बताया कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है, उसकी प्लानिंग, कैसे डेटा लिया जाएगा, किस विशेष एस्पेक्ट के पूरे व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, कैसे कोडिंग किया जाएगा, इस पर थोड़ी डिटेलिंग पहले से की गई होती है। इसलिए इससे जो प्राप्त आंकड़े होते हैं तुलनात्मक रूप से वो उनको ज्यादा वैलिड और रिलायबल माना जाता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तुलना में। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत थी शोधकर्ता को, यहाँ पे उतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, उतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो डेटा को रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान है, चूंकि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उस व्यवहार का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको करने में, डेटा रिकॉर्ड करने में सहूलियत होती है, ज़्यादा अच्छे से सटीक ढंग से डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में उस समूह की भूमिका को निभाते हुए करना मुश्किल था। और आखिरी विशेषता कि ये इजी है, इसमें समय का, धन का, श्रम का कम इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर इसकी कुछ कमियां भी हैं, और कमियों में है कि पहली कमी कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की विशेषता थी वो यहाँ कमी हो गई कि यहाँ पे आपको जो आपका समूह है, जो आपके ग्रुप है, उससे संबंधित सूचनाओं तो प्राप्त होती हैं, लेकिन उतनी वाइड, उतनी एक्सप्लोरेटरी, उतनी गहन सूचना नहीं प्राप्त हो पाएगी जितनी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में प्राप्त हो पाती थी। उन सूचनाओं के स्वरूप, उनके और कनेक्टेड लिंक्स, उनकी और जो अलग अलग कड़ियां हैं, उतना आप कभी नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जितना कि आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कर पाते थे। दूसरी विशेष कमी ये भी है कि इसमें उस व्यवहार को, समूह के व्यवहार को, उस कई बार जब वो आपके शोध समस्या के हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा होता है या उस तरफ नहीं जा रहा होता है, तो आपको स्टिमुलेट करने का, उसको मोड़ने का
चांसेस कम होता है। हम लोग अपने एग्जाम्पल में याद करें तो राम जी पेड़ के पीछे से देख रहे हैं छुप करके, तो वो समूह के व्यवहार को सीता जी की तरफ चर्चा के लिए नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन वो जो गुप्तचर है जो उनके बीच बैठा है वो बातचीत के क्रम में ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है कि उस चर्चा को, जो उसका शोध समस्या है, उसकी तरफ मोड़ सके। तो स्टिमुलेशन का जो बात है, जो कि एक प्रमुख विशेषता भी है प्रेक्षण तकनीक की, उसके मामले में भी यहाँ पे थोड़ी परेशानी है, वैसे स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता है। एक और कमी है जो ऐसे कही जाती है कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी जब आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है कि उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, समूह को ये पता होता है, तो उनका व्यवहार बहुत बदल जाएगा, बनावटी हो जाएगा। जैसा कि आपका गुरुजन के प्रति, अपने टीचर के प्रति जो मेहनत कर रहा है इतना ऑनलाइन आपकी क्लास लेने के लिए, क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, इसको जानना हो तो अगर आपके क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए और आपको पता हो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप अपने टीचर के बारे में, सर के बारे में बहुत जाहिर सी बात है अच्छी बातें करेंगे, कुछ भले मन में आपकी जो धारणा हो। तो जब आपका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है ये पता होता है, तो आप कई बार उसको मैनिपुलेट कर देते हैं अपने व्यवहार को, और कई बार स्वाभाविकता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वांछित सूचना नहीं प्राप्त हो पाती। तो ये कमी खैर दोनों ही जगह कुछ कुछ मात्रा में है। पार्टिसिपेंट में भी जब समूह का हिस्सा व्यक्ति हो जाता है और वो डिस्क्लोज हो जाता है आइडेंटिटी, तो भी व्यवहार में डिफिकल्टी आती है वास्तविक रूप से प्रकट होने में, यहाँ पे भी आती है। तो ये कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने के लिहाज से ये दो स्तरों पे वर्गीकरण करते हैं, और इस तरह से इन मुख्य चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन चैप्टर का जो ढांचा है, जो स्वरूप है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो विथ दिस वी कंक्लूड आज के लेक्चर को, और इस लेक्चर से संबंधित बाकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे आगे की क्लास में। ऑब्जर्वेशन का इन जनरल रिसर्च में क्या रोल है, कितना महत्वपूर्ण है या कितना कम महत्वपूर्ण है, इसकी क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।